तो आप लोगों ने डीपीपी कर ली आप सबने? मतलब नहीं की? सर मेरी में शो ही नहीं हो रहा, मैंने हर्षा को बोला था। हाँ, वो फिर उधर बात कर लेना। ये प्रॉब्लम आ रही है। चलो, मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी फिर मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा डीपीपी, क्योंकि अभी किसी का रेस्पॉन्स नहीं लग रहा है, क्लास में किया नहीं है किसी ने। मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहले रिमेनिंग पार्ट फिनिश करता हूँ, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट पे जाएंगे। इसमें हमें ये देखना है रेजिस्टेंस पर हम कैसे कोडिंग कैसे करते हैं, कलर कोड से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, तो उसे हम बोलते हैं कलर कोड। सर 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 आगे बोलो। सर आप कलर कोड स्टार्ट करने से पहले आप एक और बार वापस बता देंगे वो जो लास्ट टॉपिक आपने बताया था लास्ट क्लास में। कौन सा लास्ट पोटें, टॉपिक? पोटेंशियल नोडल नोड नोड पोटेंशियल वाला नोडल मेथड। नहीं, नोडल वो बाद मेथड। बाद में डिस्कस करूंगा भाई, अभी वो पूरा मेथड है। पहले ये मुझे अच्छा टॉपिक लेने दो। हाँ, वो फिर अलग से और जब प्रैक्टिस कराऊंगा तब डिस्कस करता हूँ। कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट कलर्स होंगे, और कलर के करस्पॉन्डिंग एक लेटर लेंगे जिससे हम याद रखें कलर को, और इस हर कलर को एक नंबर दिया जा रहा है। सबसे पहले हमारा है ब्लैक कलर। देन ब्राउन। रेड कलर। ऑरेंज कलर। वन। हर कलर के लिए एक नंबर है। 0 1 2 3 4। तो ऐसे हमारे पास जितने भी कलर्स हैं, हमने हर कलर के करस्पॉन्डिंग एक नंबर असाइन कर दिया है। तो ऐसे हमारे पास 10 कलर्स हैं। अब देखेंगे रेजिस्टेंस में, ये हमारा सिलेंड्रिकल रजिस्टर होगा।
और इसके ऊपर 4 स्ट्रिप्स होंगी कलर की। ये 1, ये वाला 2, ये 3 और ये 4 स्ट्रिप्स होंगी। तो फर्स्ट और 2 जो इस नंबर कलर स्ट्रिप्स हैं वो हमें इसमें से 2 डिजिट देंगे उस रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पे फर्स्ट 2 बैंड्स वो हमें 2 डिजिट दे रहे हैं, रेजिस्टेंस की 2 डिजिट्स। जो थर्ड बैंड है वो मल्टीप्लायर है, यानी 10 की पावर देगा। पावर ऑफ 10। और जो हमारा फोर्थ बैंड है वो हमें टॉलरेंस देगा। टॉलरेंस मतलब कि कितने परसेंट वेरिएशन पॉसिबल है हमारी वैल्यू में। जैसे कि गोल्ड कलर के लिए हम टॉलरेंस लेंगे 5%, सिल्वर के लिए 10% एंड नो कलर 20%। तो अब देखें, अगर 1 2 3 4 एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। पहले यहां तक नोट कर लें, और इसको लर्न करने का मेथड यहाँ से अपने ये जो फर्स्ट लेटर्स ले लिए इनसे एक स्टेटमेंट बन जाएगा। बी रॉय, ये बी रॉय बन गए। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। तो इस रूल से हम ये 0 से लेके 9 तक सीक्वेंस में याद कर लेंगे। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। तो ये जो भी हमारे यहाँ से लेटर्स आ रहे हैं ये सर आर, येलो के बाद लाइन क्यों खींची है? ऐसे ही खींचते हैं भाई, कोई पर्पस अच्छा, नहीं है। ओके सर। वेरी गुड वाइफ हमें पसंद नहीं आ रही, हटा देंगे उससे लाइन को। तो बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। तो ये इन सब वर्ड्स के एक एक लेटर ले लिया हमने, और यहाँ 0 से लेके 9 तक ये हमारे सारे डिजिट मिल गए। अब हमारे पास 4 कोड्स होंगे। तो जो फर्स्ट 2 कलर होंगे वो इनमें से 2 डिजिट बताएंगे, फर्स्ट डिजिट एंड सेकंड डिजिट। जो थर्ड वाला कलर है वो 10 की पावर बताएगा। सपोज हमने येलो कलर लिया तो 10 की पावर 4 हो गया। ऑरेंज लिया 10 की पावर 3 हो गया। और जो फोर्थ कलर है वो टॉलरेंस बताएगा। अगर गोल्ड या सिल्वर है तो 5%, 10%। टॉलरेंस मतलब जो हमारी वैल्यू है करंट रेजिस्टेंस की, उसमें इतना वेरिएशन पॉसिबल है। और अगर कोई हमने कलर नहीं दिया यहाँ पर, फोर्थ बैंड नहीं है, तो 20% टॉलरेंस ले लेंगे। पहले ये नोट कर लो, फिर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसको ऊपर कर रहा हूँ मैं।
नोट हो गया? हो गया सर। सर अभी नहीं हुआ। हाँ कोई नहीं, कर लो तुम, थोड़ा छोटा कर दो। सर ये टॉपिक एचसी वर्मा में है। ये टॉपिक भाई स्कूल लेवल में है, अच्छा तो मेंस में नहीं है। मेंस में है, जो भी सीबीएसई में है वो सब मेंस में है। अच्छा उस मैंने मतलब एचसी में देखा नहीं है टॉपिक सर को। हो गया। हाँ कोई बात नहीं। तो अब देखते हैं, अगर हमारे पास 4 कलर्स हैं, मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। ये हमारे कलर बैंड है 3 एंड 4। कोई भी कलर इसमें से चूज कर लेता हूँ मैं। सपोज मैंने लिया रेड एंड ऑरेंज। पहला वाला रेड है, फिर ऑरेंज है, फिर मैंने ले लिया सपोज ब्लू कलर, और फिर मेरा गोल्ड है। तो मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। तो इसलिए यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू, पहले फर्स्ट रेड के करस्पॉन्डिंग मुझे 2 नंबर मिल गया और ऑरेंज के करस्पॉन्डिंग 3 नंबर मिल गया। तो मुझे फर्स्ट 2 डिजिट मिल गए, यहाँ रेड और ऑरेंज से मुझे फर्स्ट 2 डिजिट मिल गए 23। अब 10 की पावर मुझे थर्ड वाले से मिलेगी, थर्ड कलर ब्लू, ब्लू मतलब 6। तो 10 टू पावर 6, ये मेरी रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई। और जो टॉलरेंस है उससे ऐसा लिखते हैं प्लस माइनस, यानी इतना वेरिएशन इसमें पॉसिबल है, जैसे हम एरर्स में लिखते हैं। और गोल्ड के लिए 5% इसमें वेरिएशन पॉसिबल है, इसलिए 5%। तो ये मेरे जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ये आ जाएगी। ऐसे फाइंड कर लेंगे, बड़ा सिंपल मेथड है। खाली हमें ये याद रखते हैं, सीक्वेंस में ब्लैक से शुरू होकर व्हाइट तक जाएगा। और इसको लर्न करने का हमारा इजी मेथड है ये। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, ये लाइन याद कर लेंगे तो इन लेटर से ये कलर बनाते जाएंगे। और सबके आगे 0 1 2 3 ऐसे 9 तक लिख लेंगे। और फिर इस मेथड से रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मैं एक दो एग्जांपल और ले रहा हूँ, फिर ऊपर चलेंगे। ये 4 बैंड्स हैं, सपोज कोई भी कलर हम चूज कर सकते हैं। जो बच गए वो ले लेता हूँ, मान लो ब्राउन, येलो एंड वायलेट। एंड सिल्वर। सर ये प्लस माइनस कहाँ से आया? भाई ये लिखा है यहाँ पे टॉलरेंस, टॉलरेंस गोल्ड की, अभी समझाया मैंने। ये एरर लिखनी है इसमें। अच्छा एरर है, ओके। ये एरर या टॉलरेंस कहलाती है, एरर नहीं है ये, एरर टाइप से है। मतलब इतनी परसेंट वैल्यू, इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम, इस रेंज में इसकी वैल्यू होगी। इसमें इतना वेरिएशन पॉसिबल हो सकता है, अप टू 5%। इसकी वैल्यू से 5% ज्यादा भी हो सकता है और 5% कम भी हो सकता है। मैक्सिमम इतना वेरिएशन होगा। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। ब्राउन एंड येलो, ब्राउन के लिए 1 है, ये 1 लिख दूंगा मैं। येलो, येलो के लिए 4 है, यहाँ 4 आ गया इनटू। अब 10 की 10 की पावर पावर लेंगे 7। मुझे। वायलेट 7 के करस्पॉन्डिंग है, तो ये 7 लिख दिया। मेथड आसान है, मिस्टेक कहाँ पर होगी? मिस्टेक होगी ये 1 2 3 4 लिखने में। तो ध्यान से जब लिखें इसको ठीक से लिखें, मिस्टेक यहीं पर होने वाली है, यहाँ मिस्टेक नहीं होगी। यहाँ तो आप ठीक ही लिखोगे।
यही गलत हो जाता है, इसकी वजह से सिंपल क्वेश्चन भी रॉन्ग हो सकता है। तो ये ध्यान से चेक कर लेंगे जब ये टेबल बनाएंगे रफ में। और ये सिल्वर के लिए 10% टॉलरेंस या वेरिएशन इन द वैल्यू, उसे हम टॉलरेंस कहते हैं। सर परसेंट की जगह 0.1 भी लिख सकते हैं? नहीं, नोटेशन यही है तो इसलिए हम इसको इसी तरह रखें, है ना। ओके सर। नोटेशन इसका यही है। सर लास्ट बैंड में 2 ही कलर पॉसिबल है सिर्फ। फिर से बोलो। सर लास्ट वाले बैंड में सिर्फ 2 ही कलर पॉसिबल है, कोई सा नहीं आ सकता। इस वाले में हाँ, गोल्ड सिल्वर यही दो पॉसिबल है, टॉलरेंस के लिए यही दो कलर के बने हैं। ठीक है। ओके सर। तो ऐसे हम कलर कोडिंग कर लेंगे। तो यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलिए। नो सर। तो मैं मान रहा हूँ अब कलर कोडिंग आपको आ गई है। ठीक है। सर ये सिर्फ कार्बन रेजिस्टर्स पे एप्लीकेबल हो, किसी पे हाँ, नहीं है। ये कार्बन रजिस्टर ही कहलाते हैं। कलर कोडिंग आपको जब कलर दिए हो तो आपको निकालना है, कलर नहीं दिए तो आपको नहीं निकालना होगा, है ना। ओके सर। हाँ। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन में पावर का हम यूज करेंगे, पावर कंजम्पशन अक्रॉस द रजिस्टर। तो जो पावर होगी वो हमारी वोल्टेज इंटू करंट, या तो हम इससे निकालेंगे, और वोल्टेज को मैं आई इंटू आर लिख दूं, पावर हो जाएगी आई स्क्वायर आर। तो इस रूल से निकालेंगे। और आई को अगर मैं वी अपॉन आर लिख दूं तो वी स्क्वायर बाई आर। तो करंट मालूम है मुझे, रेजिस्टेंस मालूम है, तो आई स्क्वायर आर इतनी पावर उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कंज्यूम हो रही होगी जो भी सर्किट्स होंगे हमारे। और अगर हमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मालूम है तो वी स्क्वायर बाई आर। और वोल्टेज और करंट मालूम है तो ऐसे निकालेंगे। और यूनिट ऑफ पावर हमें पहले ही मालूम है, वॉट में लिखेंगे। और अगर एनर्जी कंज्यूम निकालनी होगी पावर इनटू टाइम। तो सर पावर टी इंटू से टाइम। मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसलिए वी आई टी, जो भी फॉर्मूले है उसमें टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, या वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ऐसे हम एनर्जी कंज्यूम वाले क्वेश्चन ऐसे करेंगे। इसके अलावा कभी कभी इंस्ट्रूमेंट्स की रेटिंग भी होती है, रेटिंग। तो ऐसा दिया होगा, बल्ब पे लिखा होगा 60 वॉट 220 वोल्ट। ऐसा रेटिंग के बल्ब भी होंगे जो सीरीज में या पैरेलल में अटैच्ड होंगे। नॉर्मली ये जो भी एलिमेंट होगा ये सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में तो अपने आप पैरेलल में ज्यूम करना है। तो इसका मतलब 220 वोल्ट के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये बल्ब कनेक्टेड होगा जिसकी वॉटेज ये दी है 60 वॉट। तो इससे हमें ये इसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे हम। रेजिस्टेंस इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। ये जो पी इक्वल यस टू वी सर, स्क्वायर ये बाई आर 10th है। में करते थे सर। हाँ, तो इससे ये रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। लेकिन क्योंकि अब ये हमारे फिर से आएंगे क्वेश्चन, हालांकि हम ये कर चुके हैं, तो इससे रेजिस्टेंस जो भी रेटिंग दी होगी उससे रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन में जैसा भी कहा उस बल्ब के साथ हमने एडिशनल रेजिस्टेंस लगा दिया, या जो भी किया वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो ये बड़े आसान क्वेश्चन है, खाली फॉर्मूले याद रखने, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड है। इसके अलावा कभी कभी एक थ्योरम और आती है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। सर यहाँ पे आर करंट को शो, रेजिस्टेंस को शो कर रहा है ना? ये आर रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब
जो भी एलिमेंट होगा उसका रेजिस्टेंस है ये। यहाँ पे बल्ब लिखा है तो बल्ब का ओके रेजिस्टेंस। सर। तो हमें ये सिस्टम दिया होगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसका ये ईएमएफ है। तो ये सिस्टम हो सकता है, यानी एक से ज्यादा सेल और एक से ज्यादा रेजिस्टेंस, उन सबको हमने एक सेल ईएमएफ और एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लिया। और ये आर हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा। हमें ये फाइंड करना होगा आर की वैल्यू, जिससे कि इसके अंदर मैक्सिमम पावर कंज्यूम हो, मैक्सिमम पावर अक्रॉस रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आर यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। तो इसकी ये थ्योरम है, याद रखेंगे, बहुत आसान है। मैक्सिमम पावर के लिए कंडीशन होती है जो भी सिस्टम का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। और मैक्सिमम पावर इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये कंडीशन से हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस चूज कर लेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ नीचे, पहले ये नोट कर लो। ये नोट हो गया आपका? यस सर। कर रहे हैं सर, एक मिनट। हाँ कर लो। हो गया सर। हाँ ठीक है। मान लीजिए 3 ओम रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस के बने 6 वोल्ट सेल है। पॉइंट और वैल्यू मैक्सिमम पावर भी निकालनी है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू जिसके लिए पावर मैक्सिमम हो। तो अभी हमें ठीक मालूम है है। आर इक्वल टू, सर वैसे इसका एक्चुअल मेथड डिफरेंशिएट करके होगा। भाई तुम थोड़ी देर सुन लो तो बहुत ही अच्छा होगा। सर मैं पूछ रहा हूँ बस। बस तुम सुन लो थोड़ी देर। तो ये थ्योरम है, थ्योरम पहले याद रखेंगे। वो तो एक्चुअल हम फंक्शन ऑफ पावर निकालेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि क्या चीज रखने से वो मैक्सिमम हो रहा है। तो इसमें हमने एक सेल लिया, लेकिन एक से ज्यादा नंबर ऑफ सेल के लिए भी ये प्रूफ किया गया है उसको। तो उसमें मैक्सिमम पावर के लिए देखा उसमें, तो इंटरनल सर 12 रेजिस्टेंस आ और रही है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों इक्वल होते थे। तो अभी देखते हैं। तो रेजिस्टेंस हमारा कितना हो गया यहाँ पे, रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो इंटरनल रेजिस्टेंस की, यानी 3 ओम। तो इसलिए फर्स्ट का आंसर तो ये हो गया, आर हमारा 3 ओम होना चाहिए।
और सेकंड के लिए हमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम पावर, तो मैं आई स्क्वायर आर से निकालूंगा। और आई है मेरा 3 और 3 6, तो आई है मेरा 1 एम्पियर, 6/6। तो मैक्सिमम पावर जो मुझे मिलेगी वो 3 वाट मिलेगी मुझे इस सर्किट में। आप बताओ, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है? सर इसको वी स्क्वायर बाय आर वाले फॉर्मूले से नहीं कर सकते? ई इक्वल गलत। टू वी स्क्वायर बाय। तो इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि आप बी ये ले रहे हो, आपको तो बी इसके क्रॉस वाला निकालना है ना, फिर तब लगाना है वो। यस सर। अच्छा। तो वो निकालने यस से सर। अच्छा है करंट निकालना आसान है, इसलिए ये ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं हम। इसके क्रॉस वी मालूम है तो वी स्क्वायर बाई आर लगा दो, इसके क्रॉस आई मालूम है तो आई स्क्वायर आर लगा दो। ठीक है। ओके सर। सर मैक्सिमम पावर मेथड में दोनों रेजिस्टेंस सेम क्यों हो जाती है? अभी बताया थ्योरम है, इसका अलग से प्रूफ है। मैं प्रूफ नहीं ले रहा हूँ, मैं खाली एप्लीकेशन ले रहा हूँ। ठीक है। ओके। सर हमने आई को 6/6 कैसे लिया? ये 3 ओम और ये थ्री वी ओम, थ्री अपॉन और थ्री आर अच्छा इक्विवेलेंट। सीरीज ओके। में हो गए ना, 6 ओम। ये पैरेलल में नहीं है, ये सीरीज में मान रहे हैं ये, है ना? यस सर, यस सर। तुम पैरेलल में सोच रहे थे मुझे लग रहा है। नहीं सर, नहीं होगा। यहाँ यस से, सर। हाँ यहाँ से करंट आएगा ना, ये इसमें सेम करंट फ्लो करेगा, तो ये सीरीज में। तो ये बड़े आसान क्वेश्चन होंगे, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं होगा। हाँ अगर यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन बन रहा हो तो फिर हम पावर की वैल्यू एक्चुअल निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स, और फिर उससे देखोगे कि डिनोमिनेटर को कैसे हम कम से कम लें डिनोमिनेटर, फिर वो मैथ्स का मेथड आ जाएगा। ठीक है। ओके सर। तो फिर उसमें ये डिफरेंशिएशन से शायद ना आए, लेकिन जो डिनोमिनेटर होगा नीचे, उसे देख के हमें पता लग जाएगा कि उसकी वैल्यू कम से कम कितनी रखें कि मैक्सिमम पावर आ जाए, अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आता है तो। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो इसी से हो जाएंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड थ्योरम है तो वो यही पूछते हैं, मैक्सिमम इस थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। और सभी बुक्स में इसका डेरिवेशन है, आपको अपनी कोई भी रेफरेंस बुक देखेंगे सब में मिल जाएगा। ठीक है। ओके ओके सर। सर। तो अब मैं यहाँ तक नोट कर लो, अब मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, मैग्नेटिक इफेक्ट। बाकी फिर इसकी प्रैक्टिस अभी चलती रहेगी। प्रैक्टिस करंट इलेक्ट्रिसिटी को तो वैसे भी हमने टाइम अच्छा दिया है, पर इसकी प्रैक्टिस अभी आगे तक चलती रहेगी, बीच बीच में मैं क्वेश्चन लेता रहूंगा। सर। हाँ जी। सर एक बार जो आपने लास्ट क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन किया था उससे लास्ट वो उससे करके नोडल मेथड से करके दिखा दीजिए एक बार। कंफ्यूजन है नोडल मेथड में। भाई तुम्हारे कंफ्यूजन बाद में देखूं, अभी मैं भूल गया लास्ट में मैंने कौन सा क्वेश्चन किया था। अभी मुझे नया तो टॉपिक मैं शुरू बता करने दो, देता हूँ सर। तुम मत बताओ, तुम मुझे नया टॉपिक शुरू करने दो, मैं शांत बैठ जाओ तुम कंफ्यूजन अलग से लिखना अपना, अलग से भेजना मुझे। सबका नोट हो गया? यस सर। मैं नया पेज ले रहा हूँ क्योंकि हम नए चैप्टर पे जा रहे हैं।
अगर किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं तो उसके आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है। इसको एक साइंटिस्ट ओरस्टेड ने सबसे पहले स्टडी किया था। उन्होंने क्या किया, एक सर्किट लिया, और इस सर्किट में उन्होंने ये करंट फ्लो कर रहा है और ये ऐसा लिया, इधर साउथ डायरेक्शन है, इधर नॉर्थ डायरेक्शन है, और ये जो सिस्टम है ये वर्टिकल प्लेन में, तो इधर साउथ है इधर नॉर्थ है, साउथ टू नॉर्थ करंट फ्लो हो रहा है। और फिर इसके नीचे वो उन्होंने चेक करने के लिए ये मैग्नेटिक नीडल रख दी इसके नीचे। सर क्या रखा है इसके नीचे? ये मैग्नेटिक नीडल, कंपास जिसे हम कहते हैं। तो जो मैग्नेटिक कंपास होती है उसमें वो हमेशा पॉइंटर हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता रहता है ना, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो हमने ऐसा रखा उसे, पहले हमने उसके नीचे रख दिया, वायर के नीचे, जिसे स्लाइड ऊपर हमने एक वायर लिया और यहाँ से ये की हमने ओपन कर दी, यानी क्लोज कर दी, की को क्लोज करके इससे करंट फ्लो किया। तो इस करंट की वजह से ये जो हमारी नीडल थी इसमें डिफ्लेक्शन हुआ, और वो जो डिफ्लेक्शन हुआ वो ऑलवेज वेस्ट डायरेक्शन में हुआ, ऑलवेज, जब हमने निडल को इसके नीचे रखा वायर से स्लाइड नीचे। तो इससे साइंटिस्ट को ये पता चल गया कि जब भी करंट फ्लो होता है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। इसको याद रखने के लिए इसको स्नो। हम इस रूल से याद रखते हैं, स्नो रूल से। तो करंट अगर साउथ से नॉर्थ फ्लो कर रहा हो और निडल को नीचे रखें, ये ध्यान रखना है, तो डिफ्लेक्शन वेस्ट में होगा। साउथ टू नॉर्थ ये करंट फ्लो करेगा और डिफ्लेक्शन ऑफ निडल ऑलवेज वेस्ट में होगा। फिर और काफी साइंटिस्ट आए तो फिर उसमें से एक रूल बना दिया साइंटिस्ट ने स्टडी करके, जिससे हम कहते हैं बायो सवर्ट लॉ। तो इस रूल के अकॉर्डिंग इसमें आई करंट फ्लो कर रहा था इसके अंदर, और ये जो पॉइंट पी है ये हमने ये स्मॉल एलिमेंट लिया जिसको मैं डीएल लिख रहा हूँ। इस एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चेक किया हमने, ये यहाँ से आर डिस्टेंस अवे है, और ये जो डीएल है ये करंट फ्लो कर रहा था इस वायर के अंदर। तो अगर मैं ये डीएल जो करंट की डायरेक्शन है उसके अलोंग टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, तो ये टेंजेंट से एंगल थीटा फॉर्म होता है। अब 1 मिनट रुक जाएंगे, ये जो है ना आवाज कर रहे हैं, 1 मिनट रुक जाता है।
तो ये dB जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिया हमने। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड P पॉइंट पर सपोज dB है। तो उन्होंने ऐसे देखा दिस dB इज प्रोपोर्शनल टू दिस करंट I, जो भी करंट इसमें फ्लो कर रहा था। Also proportional to this length of the element, साइन थीटा। और ये जो हमने करंट की डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ की है उससे ये डिस्टेंस हमारा रेडियस वेक्टर मान लें, तो dl और r के बीच में जो एंगल है उसका साइन थीटा लें तो उसके भी प्रोपोर्शनल था, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। ये सब उन्होंने नोट किया, इसको मिलाकर एक रूल बना दिया उन्होंने। ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है जो प्रोपोर्शनल है इन सब के। तो जितने भी हम मैग्नेटिक फील्ड अभी स्टडी करने वाले हैं करंट के वजह से, वो सारे फॉर्मूले इसी से डिराइव होंगे। बेसिक रूल ये होगा। इसको हटा दें तो कांस्टेंट वो आ रहा है जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था 1/4πε0, ऐसे यहाँ पे एक करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट ये वाला आएगा μ0/4π। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/r। आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, और जो μ0/4π है ये कांस्टेंट आ गया, तो μ0 परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस कहलाती है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। और μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁻7 है, ये तो मैग्नीट्यूड हुआ। और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम टेस्ला में मेजर करते हैं, तो यहाँ से टेस्ला मीटर पर एम्पियर ऐसा आ गया। तो 10⁻⁻7 के बाद क्या लिखा है? एक मिनट रुक जाए। मीटर पर एम्पियर। μ0/4π 10⁻10 ये यूनिट है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है, वो टेस्ला में मेजर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे हमारा मैग्नीट्यूड आया, और डायरेक्शन निकालने के लिए इसको हमने वेक्टर फॉर्म में चेंज कर दिया। तो पहले यहाँ तक नोट करो, फिर इसे वेक्टर फॉर्म में चेंज करके इससे डायरेक्शन देखेंगे। सर टेस्ला डीबी की यूनिट। टेस्ला ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है, डीबी हमने ये मैग्नेटिक फील्ड लिया है ना, डीबी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है टेस्ला। और सर इसमें भी ऐसा कुछ होगा क्या कि अगर फ्री स्पेस नहीं है कोई मीडियम है तो फिर चेंज होगा? हाँ, दूसरा मीडियम आएगा तो इसमें ये μ0 इंटू μr रिलेटिव परमेबिलिटी, जैसे वहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, तो ऐसे यहाँ पे μr से मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरे मीडियम में, जो भी मीडियम होगा, अगर वो मैग्नेटिक मीडियम होगा तो, है ना। ओके सर। सर नॉन मैग्नेटिक हुआ तो? हाँ, नॉन मैग्नेटिज्म अलग अलग तरह का हमने केमिस्ट्री में शायद पढ़ा होगा, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक पढ़े हैं ऐसे। यस सर। हाँ, तो उसमें अगर फेरोमैग्नेटिक मीडियम होगा, ये सर तो, फेरोमैग्नेटिक यानी जो मैग्नेटिज्म को सपोर्ट करता है,
तो म्यू आर की वैल्यू बहुत हाई होगी, यानी कि मच लार्जर देन वन। और अगर पैरामैग्नेटिक होगा तो जस्ट ग्रेटर देन वन, वन पॉइंट समथिंग होगी, ऐसा होगा। ओके सर। तो वो मैग्नेटिक मीडियम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में गिवन होगी तो हम यूज कर लेंगे, नहीं दिए तो हम यही रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट हो गया। यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है इसमें टॉपिक में? नो सर। अब जो मैंने सर 1 मिनट नोट करना है थोड़ा सा। अभी पूछा था मैंने, सर 1 मिनट बस। यस सर, हो गया। ठीक। यहाँ पे देखेंगे करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन करंट की डायरेक्शन भी यूज कर दिया हमें, लेकिन करंट स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए हम जो करंट की डायरेक्शन है वो डीएल को दे देते हैं और इसको वेक्टर ले लेते हैं, डीएल वेक्टर, क्योंकि करंट स्केलर है। सर कहाँ गए? Hello, students. यस मैम।
एवरी मंडे जो है वो आप हेलो मैम। हेलो, हाँ, एवरी मंडे जो है वो आपका हॉलीडे ही रहेगा, ठीक है? तो मैसेज का मत इंतजार करना कि हो जाएगा, ठीक है? ओके मैम, ओके। ओके, और सर से मैं थैंक यू मैम। कांटेक्ट कर रही हूँ। ओके ओके मैम। मैम। अभी 2 मिनट में आ रहे हैं सर, ठीक है? ओके मैम। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस सर। यस हाँ सर। हाँ, ये पावर डिस्ट्रप्शन होगा ना जब भी, तो 1-2 मिनट लगेंगे बीच में। तो यहाँ पर हम, क्योंकि हमारा करंट स्केलर है, इसलिए हम डीएल को वेक्टर बना देंगे। तो ये मैं आर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आर से डिवाइड कर देता हूँ, जिससे कि मैं डीएल और आर को वेक्टर बनाने वाला हूँ, एक आर वेक्टर और एक डीएल वेक्टर। तो वेक्टर टर्म्स में ये ऐसा हो जाएगा, डीएल क्रॉस आर, इसका मैग्नीट्यूड है डीएल आर साइन थीटा और अपॉन आर क्यूब इंटू कांस्टेंट। कांस्टेंट यहाँ, तो यहाँ लिख देता हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये कांस्टेंट अपनी जगह है। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अब डीएल वेक्टर और आर वेक्टर से फाइंड करेंगे। तो हमारे केस में डीएल वेक्टर ये, आर वेक्टर ये, इस पॉइंट से लेके पी की तरफ ये आर वेक्टर है। ये हमारा डीएल वेक्टर, ये आर वेक्टर। तो जब हम इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, डीएल और आर को मिलाने वाला प्लेन, ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन का प्लेन है, और डीएल क्रॉस आर, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड आ जाएगी। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड। और नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड मतलब ये जो अगर प्लेन है, प्लेन के अंदर की तरफ, उसे हम क्रॉस से डिनोट करेंगे, और जो ऊपर होगा उसे हम डॉट से डिनोट करेंगे।
डॉट से, तो नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। तो इससे हम मैग्नेटिक फील्ड किसी भी एलिमेंट की वजह से इस रूल से निकालेंगे। सर क्रॉस डॉट वाला दोबारा बताना क्या होता है? क्रॉस का मतलब, अभी मैं यहाँ पे और एग्जांपल ले लेता हूँ और क्लियर हो जाएगा। और सर ऊपर आपने डीबी में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई नहीं लिखा, इससे ऊपर। या हाँ, यहाँ छोड़ दिया। डीबी की जो डायरेक्शन होगी वो, क्रॉस मतलब तो सर इनसाइड होता है ना, इनसाइड द प्लेन। हाँ, नॉर्मल टू द प्लेन। अरे राइट हैंड थंब रूल लगेगा फिर तो। ये यहाँ पे टेंजेंट है तो ये टेंजेंट वेक्टर जो होगा ये डीएल वेक्टर होगा, डीएल वेक्टर ये वाला टेंजेंट वाला। और ये आर वेक्टर, ये पी पॉइंट है। तो डीएल और पी की वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर इनसाइड होगा, तो उसे हम क्रॉस से दिखाते हैं। और अगर मैं यहाँ पे कहीं पॉइंट ले लूँ, क्यू पॉइंट लेफ्ट में, और अब देखें जरा, ये मेरा आर वेक्टर हुआ। तो डीएल वेक्टर मेरा ऐसा है टेंजेंट, और ये आर वेक्टर है। तो इसकी वजह से अगर मैं देखूं तो मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो उस अपवर्ड डायरेक्शन को ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, एक डॉट बना के सर्किल कर देते हैं। इसका मतलब है ये नॉर्मल टू द प्लेन आउटसाइड। ओके सर, मतलब राइट हैंड रूल लग रहा है। हाँ, राइट हैंड रूल लगाना है दोनों में, ये राइट हैंड रूल से ही आ रहा है। तो नॉर्मल टू द प्लेन आउटसाइड के लिए डॉट लगाएंगे और इनसाइड के लिए क्रॉस लगाएंगे। अब क्लियर है? यस सर। अब हम जो पहला फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा हमारा स्ट्रेट वायर के बेस से। यहाँ तक नोट हो गया? इसको शिफ्ट कर रहा हूं मैं, नोट हो गया आपका? यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये कोई लॉन्ग वायर है और ये पी पॉइंट है, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इसकी वजह से। और मान लें कि इसमें ये करंट आई फ्लो कर रहा है, हमारा करंट आई। तो ऐसे में पी को दोनों एंड से ज्वाइन कर देंगे। अगर मैं ये एंगल φ1 लेता हूँ, ये एंगल सपोज φ2 ले लूँ, ये डिस्टेंस मेरा r है,
बायो सवार्ड लॉ से फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन से आएगा वो जनरली, और वो इंटीग्रेशन हमारे कोर्स में भी नहीं है, लेकिन फिर भी जिसका मन होगा वो बुक में से इंटीग्रेशन देख लेंगे। सर आपकी स्क्रीन चली गई। सर आ रही है, सर आ रही है। आ रही है। हाँ स्क्रीन तो आ रही है। यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई, पर मैं इसको ये हमारा मैग्नीट्यूड देता है मैग्नेटिक फील्ड का पी पॉइंट पर। तो वायर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर अवे पी पॉइंट है, दोनों एंड को ज्वाइन करेंगे और पी पॉइंट पे जो एंगल्स फॉर्म होंगे दोनों एंड से वो मैंने φ1 और φ2 ले लिए। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो हमारा कांस्टेंट है 10⁻⁷। आई करंट रखेंगे, जो भी करंट की वैल्यू होगी, आर ये हमारा डिस्टेंस, और साइन φ1 प्लस साइन φ, इससे मैग्नीट्यूड आया। सर मैग्नेटिक फील्ड को बी से ही रिप्रेजेंट करते हैं क्या? हाँ बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तभी तो हम डी भी ले रहे हैं इतनी देर से। डी भी मतलब स्मॉल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सर इसी रिजल्ट से बेस पे क्वेश्चन आएंगे जैसे पहले किए थे हमने? हाँ ये फॉर्मूला याद रखना है, इसके बेसिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होगा। न्यूमेरिकल में हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे। ओके सर। जैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड रूल का यूज करेंगे, जिससे हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। जो थंब है हमारा राइट हैंड से, वो हम करंट की डायरेक्शन में कर दें, ये जो करंट ऊपर फ्लो कर रहा है। तो हमारी जो फिंगर्स हैं वो हम देखेंगे, अगर हम देखें तो ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न होंगी। वायर को हमने ऊपर थंब किया और थंब वाली डायरेक्शन से ही देखें तो फिंगर एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड। और अगर मैं यहाँ कहीं क्यू लेता हूँ तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन आउटसाइड, इधर की तरफ आउटसाइड होगी और इधर इनसाइड होगी। सर हम जब इनसाइड वाला केस ले रहे हैं तो क्लॉकवाइज जाएंगी ना फिंगर तो? एंटी। अभी और एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। ये मैग्नीट्यूड समझ में आ गया हमें? यस सर। डायरेक्शन के लिए भी और एग्जांपल ले रहा हूँ। डायरेक्शन थोड़ी सी एक्चुअली इसमें 3D में आ रही है ना, इसलिए अब मैं देखो उल्टा कर रहा हूँ। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को जैसे हम बोलते हैं नॉर्मल टू द प्लेन आउटसाइड, इसी तरह करंट को भी हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये वायर है, ये एक वायर का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, समझ में आया? और ये जो वायर है ये स्क्रीन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, स्क्रीन को अंदर ऐसे ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन 90 डिग्री बना रहा है स्क्रीन से। यस सर यस। और डॉट का मतलब है आउट, करंट आउटसाइड है, नॉर्मल टू द प्लेन आउटसाइड। तो ये करंट की डायरेक्शन है। इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा
मैं राइट हैंड का थंब करूं तो थंब तो आ जाएगा मेरी तरफ, अपनी तरफ आ गया थंब, और जो फिंगर्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज जा रही हैं इस डायरेक्शन में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस पूरे सर्कल के अलोंग ये वायर से डिस्टेंस आर है। अब ऐसे ही हम ये मान लें ये जो वायर है इसको हम ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से, तो थंब हमारी तरफ आएगा, ऊपर से देखो इमेजिन करके, और ये जो पी पॉइंट है ये हमारा इधर आ जाएगा, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन हो जाएगा, ये इस आर के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। इस वर्टिकल सर्किल को यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल सर्किल की तरह आ जाएगा, यहाँ हॉरिजॉन्टल सर्किल। देखो समझ में आया? यस सर, आया था। एक और बता दो। सही बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, तो इससे पहले हम इसी में समझ लें तो फिर हमें ये वाला समझने में आसानी होगी। पहले इसमें समझ लें। इस वाले में देखें हम, तो जो हमारा वायर है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर वायर है, उसका क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। और इसमें जो करंट आ रहा है वो नॉर्मल टू द प्लेन आउटसाइड हमारी तरफ आ रहा है करंट। तो हम राइट हैंड का थंब अपनी तरफ करेंगे, तो जो हमारी फिंगर्स होंगी उनकी कर्लिंग एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। यस सर। तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रही है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है रिंग में, ये डायरेक्शन है। तो सब यस जगह सर। आर डिस्टेंस पे मैग्नीट्यूड तो सब में सेम होगा, डायरेक्शन ये होगी। इसको मैं अभी और नीचे और एक्सप्लेन करूंगा। यहां तक समझ में आया डायरेक्शन? आप लोग डायरेक्शन देखिए एक बार, मुझे बताइए आपको कोई डिफिकल्टी है डायरेक्शन में? सर जब इनसाइड होगा तो थंब हमारा नीचे की तरफ जाएगा ना। यस। तो उसमें तो फिर फिंगर क्लॉकवाइज आएंगी। हाँ तो वही तो करंट तो दिक्कत बाहर है। की तरफ आ रहा है। नहीं, ऊपर वाले डायग्राम में जो पहले किया था उसमें तो इनसाइड जा रहा था ना। हाँ तो इनसाइड में क्लॉकवाइज ही तो लिखा है सर ने। ये भी ऊपर एंटी क्लॉकवाइज कह रहा था तुम। नहीं नहीं। क्लॉकवाइज है ना। ठीक है सर, ओके। अब बताओ भाई किसको डाउट है, पहले ये बताओ, कोई है डाउट वाले? तो हैं कोई स्टूडेंट? सर मेरा हो गया क्लियर। क्लियर हो गया? मेरा क्लियर नहीं हुआ, अभी मैं अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अब मेरा सर क्लियर। राइट हैंड थंब रूल में वापस बता दो क्या 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 डिनोट करता है। एक मिनट, ये मैंने फिर से लिया, ये जो है बीच में, ये मेरा वायर है, वायर का क्रॉस सेक्शन है, और इसमें करंट मेरा नॉर्मल टू द प्लेन आउटसाइड आ रहा है। यहाँ तक ठीक है? यस सर। अब मैं इस सर्किल को ऐसे चार पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। जैसे ए, ये पॉइंट लिख, चार क्वाड्रेंट में डिवाइड किया मैंने, ए बी सी एंड डी। अब ए पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड थंब से देखें, राइट हैंड में थंब करना है करंट के डायरेक्शन में, तो थंब हो गया मेरी तरफ, थंब मेरी तरफ यस सर। हुआ, और जो फील्ड लाइंस हैं वो जा रही हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो फिंगर्स मेरी मैग्नेटिक फील्ड बता रही हैं, तो वो एंटी क्लॉकवाइज गई पहले। ये समझ में आया? यस सर। तो इससे एंटी क्लॉकवाइज से ये पूरा सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना लूंगा मैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गई। अब मुझे अगर, ये तो इनफाइनाइट डायरेक्शन है, हर जगह डायरेक्शन बदलती जा रही है, मुझे ए पॉइंट पे डायरेक्शन निकालनी है, तो
मैं एरो की डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे एरो मेरा ऊपर होगा, इसलिए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर आ जाएगा। बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ये सी पर, और ये डी पर मैग्नेटिक फील्ड आया। पहले ये बात देखो, ये समझ में आया आपको? इसमें किसको डाउट है बताओ? नो सर, नो डाउट। हाँ, तो अब मैं जरा एग्जांपल एक और ले रहा हूँ, इसी में दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ इधर। सेम यही वाला पार्ट ले रहा हूँ, इसी में मैं पॉइंट दूसरे ले रहा हूँ जिससे और क्लैरिटी आ जाए। अब मान लीजिए 60 डिग्री पे पी पॉइंट है, मुझे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की एग्जैक्ट डायरेक्शन चाहिए और ये मेरा वायर है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस रेडियस के परपेंडिकुलर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, तो इस रेडियस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड बी। और जो बी की वैल्यू होगी वो तो उस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, इस फॉर्मूले से। और डायरेक्शन अभी ये इसके परपेंडिकुलर है, तो अगर मैं इसका एक्स और वाई कंपोनेंट निकालूं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री हो गया। तो ये वाला जो एंगल बनेगा इधर, ये मेरा 30 डिग्री हो गया। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड के मुझे दो कंपोनेंट मिल गए। ये मेरा बी कॉस थीटा कंपोनेंट हो गया, ये मेरा बी साइन थीटा कंपोनेंट हो गया, यानी बी साइन 30। ऐसा मेरा पी पॉइंट पे एक्स और वाई दो कंपोनेंट आ गए, और बी की वैल्यू मैं उस फॉर्मूले से निकालूंगा, तो इससे मैं एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट निकाल सकता हूँ। अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर में रिप्रेजेंट करूं, ये इधर मैं आई ले रहा हूँ और इधर मैं जे वेक्टर ले रहा हूँ एक्स वाई, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा ऐसा आ जाएगा। और इसमें बी की वैल्यू तो फॉर्मूले से निकलेगी ना? बी की वैल्यू ये निकलेगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बिल्कुल, करंट आई अपॉन आर, आर ये डिस्टेंस है जो भी यहाँ पे रेड डिस्टेंस है सेंटर से, और वायर के जो दोनों एंड्स होंगे वो जो भी एंगल बना रहे हैं उसके हिसाब से साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, वो एंगल इसमें पुटअप करेंगे, इससे मैग्नीट्यूड निकलेगा, और इसमें रख दें तो मेरा आई जे में रिप्रेजेंट हो गया मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मुझे हॉरिजॉन्टल से बताना है तो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा। आप बताओ, मुझे यहाँ तक समझ में आया आपको? सर फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू क्या होगी? वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगी, है ना? ओके सर। हाँ, वो सर क्वेश्चन और में इसमें तो जैसे पर्टिकुलर डायरेक्शन आया, आपने जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोला था वो क्या था? ये जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज से तो आया। पहले तो एंटी क्लॉकवाइज देखना है मुझे, राइट हैंड थंब रूल लगाया मैंने, यस थंब सर। किया ऊपर की तरफ प्लेन से बाहर, उससे एंटी क्लॉकवाइज आया, यस सर। और एंटी क्लॉकवाइज इधर, ये एंटी क्लॉकवाइज है तभी तो ये एरो ऊपर गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ कर दी मैंने।
ओके, मतलब इससे डायरेक्शन पता चलेगा ऊपर या नीचे, हाँ हाँ, ऊपर या नीचे। अगर क्लॉकवाइज होता तो एरो नीचे होता, तो तो इससे नीचे आ टेंजेंट जाता। नीचे ड्रॉ कर देते। हाँ, ओके सर। अब बोलो, यहाँ तक आया? आपको क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अभी अब मैं और पर्टिकुलर केस ले रहा हूँ एक। सर एक बार ऊपर करना। बोलो। ओके सर, नोट हो गया। अगर हमारा जो कंडक्टर है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, और जो हमारा पी पॉइंट है वो नियर मिडिल ऑफ द वायर है, कैसे? सर वायर है इनफिनाइट। वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो इसको तो पहले एक बार मैं ये दो कई फिगर बना रहा हूँ, इसको ध्यान से देखेंगे। पहले सिर्फ देखते रहेंगे थोड़ी देर, फिर बोलेंगे नहीं, सिर्फ देखते रहेंगे। जब मैं पूछूंगा तभी बोलेंगे। ये मेरा थीटा 1 थीटा 2 है, फाई 1 फाई 2 या थीटा 1 थीटा 2 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये थीटा 1 है, ये फाइनाइट वायर है मेरा ए बी, और ये इस पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये डिस्टेंस आ रहा है, तो ये पी पॉइंट है। अब मैं अगर इसकी लेंथ इंक्रीज करता हूँ वायर की एक तरफ, ये वाली वायर की लेंथ मैंने इंक्रीज की, तो ज्वाइन किया यहाँ पे, तो ये मेरा एंगल बढ़ गया। अगर मैं इसको इंक्रीज करते करते ऊपर ले जाता हूँ, तो एक टाइम ऐसा आएगा ये इन्फिनिटी पे मिलेंगे, इन्फिनिटी पे, यानी ये और ये पैरेलल हो जाएंगे ऑलमोस्ट। तो ये वाला जो एंगल है यहाँ पर, ये एंगल मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। पहले ये बात देखो, ये समझ में आई आपको? इसको अगर बढ़ाते यस जाएं सर। तो ये एंगल बढ़ता ही आएगा, और जब ये अगर बहुत लार्ज कर दूं तो ये कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिल रहा होगा इससे, तो इनके बीच में ये एंगल थीटा 1 मेरा 90 हो जाएगा। और सेम काम मैं इधर नीचे करता हूँ, इसको बढ़ाता जाऊं तो ये एंगल भी बढ़ता जाएगा, ये वाला एंगल। और अगर मैं कहूँ ये इनफाइनाइट लेंथ है इधर भी, अप टू इन्फिनिटी, तो ये दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल होंगे, क्योंकि कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगे, मतलब पैरेलल हो जाएंगे ये। तो ये वाला एंगल भी मेरा 90 आ जाएगा। इसलिए फॉर इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर, अगर पी पॉइंट मेरा कहीं बीच में है, वायर के बीच में, इधर भी इन्फिनिटी है और इधर भी इन्फिनिटी है, दोनों तरफ इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो मेरा फॉर्मूला ऐसा चेंज होने वाला है, म्यू0/4 पाई इंटू आई अपॉन आर ये मेरा फाइनाइट वायर के लिए, फाइनाइट वायर के लिए इसमें मैं वैल्यू पुटअप कर दूंगा। तो ये 1 + 1 2 आ गया मेरे पास,
तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अगर मैं इस कांस्टेंट को 4 ऐसे रखता हूँ, 2 से डिवाइड नहीं करता हूँ, तो ये फॉर्मूला मेरा ऐसा बन जाएगा। तो इन्फिनिटी लॉन्ग वायर के लिए मेरा मैग्नीट्यूड ऐसा ही आएगा 2I/R। अगर मेरा पॉइंट दोनों तरफ इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, बीच में कहीं है। पहले यहां तक समझना है। ये समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। ये तो मैग्नीट्यूड हुआ। और अगर मैं करंट ऐसा ले लूं, इसमें करंट आई ऊपर फ्लो कर रहा था, तो अब थंब ऊपर करेंगे, और अगर ऊपर करके ऊपर से देख रहे हैं, हम ऊपर की और ऊपर से देख रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी, एंटी क्लॉकवाइज। और वो जो फील्ड लाइन होंगी वो हॉरिजॉन्टल सर्किल में होंगी यहाँ पर। और ऐसे जा रही होंगी। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा इधर, पी पॉइंट इधर वाला, अगर मैं देखूँ यहाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही होगी, और यहाँ पे देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आ रही होगी। तो इसलिए पी पॉइंट अगर इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड जाएगा पी। और अगर मैं इधर कहीं इधर क्यू पॉइंट लेता हूं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मेरा नॉर्मल टू द प्लेन आउटसाइड आ गया। तो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, ये भी डायरेक्शन आ गई। और ये डायरेक्शन किससे आई है? ये इस सर्किल की वजह से आई है। पहले मैं सर्किल देखूंगा, हॉरिजॉन्टल सर्किल, फिर मुझे जहां पे फील्ड निकालना है, मुझे ये आर डिस्टेंस पे यहाँ निकालना है, तो मैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, आर के परपेंडिकुलर टेंजेंट, जो कि प्लेन में अंदर जा रही होगी, आर के परपेंडिकुलर। और यहाँ पे आर के परपेंडिकुलर टेंजेंट बाहर आ रही होगी, इसलिए ये बाहर है मैग्नेटिक फील्ड, इधर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड है। बताओ मुझे, ये समझ में आ गया आपको? यस सर। हाँ, तो इसको हम आगे क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। आगे बढ़ रहा हूँ अब मैं। सर ये इनसाइड और आउटसाइड वाला समझ नहीं आया। ये अगर मैग्नीट्यूड समझ में आ गया है, म्यू नॉट अपॉन 4 यस सर। कौन बोल रहे हैं, नाम बताओ? प्रियांशु। प्रियांशु। हाँ प्रियांशु, देखो ये मैग्नीट्यूड तो समझ में आ गया ना। डायरेक्शन के लिए यहाँ से राइट हैंड थंब लें, तो थंब ऊपर पॉइंट कर रहा है, राइट हैंड लो अपना, थंब ऊपर जा रहा है करंट के डायरेक्शन में। यस सर। और ऊपर से देखो, थंब के ऊपर से, तो जो फिंगर्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज जा रही हैं। यस सर। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। ऊपर से देखो, ऊपर से देख रहे हो तो ऐसे सर्किल बन रहा है ऊपर से, हॉरिजॉन्टल सर्किल। यस सर। और फिर मुझे यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पर, तो ये रेडियस ड्रॉ की मैंने, तो इस रेडियस पे जो एरो यहाँ पर होगा वो अंदर जा रहा होगा ना। सर अंदर क्यों जा रहा होगा? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सर्किल है, इसमें ये टेंजेंट आएगी रेडियस के परपेंडिकुलर टेंजेंट, वो तो एरो की डायरेक्शन में होगी, और एरो अंदर जा रहा है क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज है। ओके सर। और यहाँ पे एरो बाहर आ रहा होगा, यस सर। तो इसलिए क्यू पर बाहर आ गई और यहाँ पर अंदर हो गई। अब आया समझ में? यस सर। थोड़ी इमेजिनेशन करनी है इसमें, इमेजिनेशन करनी है। ये जो है ना हॉरिजॉन्टल सर्किल, ये सुदर्शन चक्र मान लो इसे, हॉरिजॉन्टल चक्र है ये, और उस चक्र में ऐसे सर्किल बन रहा है। तो जहां भी हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां टेंजेंट ड्रॉ करेंगे रेडियस के परपेंडिकुलर, वो टेंजेंट डायरेक्शन देगा। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ तक ठीक है? नोट हो गया सबका? यस सर। और अगर ये पी पॉइंट अब अगले केस में एक तरफ होता, दूसरे एंड के पास में होगा, तो देखें ये एंगल तो जीरो ही हो जाएगा, एक एंगल। इसको मैं अंदर लेता जाऊं, अंदर करता जाऊं, तो θ2 कम होता जाएगा। सर कौन से पॉइंट के पास है? एक एक मिनट, अगला केस लेके समझाता हूँ।
फिर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, पॉइंट P इज नियर वन एंड, एक एंड के पास है। तो फॉर एग्जांपल पहले मैं जनरल केस ले रहा हूँ, यहाँ पे देखेंगे। ये मेरा P पॉइंट था, ये वाला एंगल अगर मैं φ1 लेता हूँ और ये दूसरा वाला φ2 लेता हूँ, अब मुझे क्या करना है, B को मैं धीरे धीरे यहाँ से कम करके C की तरफ ले जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ गया तो ये एंगल कम हुआ, यस और सर। और अगर मैं C के और क्लोज आया तो ये एंगल और कम हो गया। और अगर B और C ऑलमोस्ट मैंने सेम ले लिए, C पॉइंट पर ही B पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया, यहीं पे B ले आया मैं, तो P पॉइंट ऐसा बनेगा। सही है, हम वैसे ही कर रहे हैं ना जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में किया था, 2 पॉइंट्स लेके। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ऐसे एंगल निकाले थे क्या? सर जिसमें तो हम रॉड के लिए किया सर था ना। ऐसे तो किया था रॉड सर, हैं? रॉड क्या के था? ऐसे तो किया था। तो फिर क्यों टाइम लग रहा है इतना? फिर टाइम सर क्यों वही लग रहा है? सर वही कहने वाला था सर। हाँ, कहने वाले तो हो, तो मेरी हेल्प करो फिर। तो फिर मुझे इतनी देर लगनी नहीं चाहिए समझाने में। तो बी ये और सर सी, आप एक करा चुके हो सर, मतलब ऐसा ही कॉन्सेप्ट। हाँ तो इसलिए अब मुझे टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि डाउट आ रहा है। तो बी और सी ज्वाइन कर दिया तो ये वाला एंगल 0 हो जाएगा, जैसे और दूसरा वाला 90। और ये इन्फिनिटी पे बढ़ा दिया तो ये वाला एंगल 90 हो गया। तो एक एंगल मेरा 90 हो गया, 90 यानी रेडियन में π/2। तो इसलिए अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला चेंज होकर ऐसा हो जाएगा, μ0/4π इंटू I/r। आर मेरा ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक r, और इसमें ये डिस्टेंस है r। अब मेरा केस ऐसा है, P जो है ये इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, एक एंड से तो डायरेक्टली वो P एक एंड के सामने है और दूसरा एंड उसका अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, एक एंड उसके जस्ट ठीक सामने है, ये केस है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, sin π/2 प्लस sin 0, ये 0 हो गया। तो आप जल्दी जल्दी अगर समझ जाए तो मेरा भी काम जल्दी हो जाएगा। तो बताओ, मैग्नेटिक फील्ड आप ऐसे निकालेंगे, एक एंड पे अगर हमें निकालना है तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। क्लियर है अब? यस सर। हाँ, और डायरेक्शन के लिए अब मैं इसमें जो है ना, इनसाइड। करंट की डायरेक्शन नीचे कर देता, नहीं इनसाइड नहीं, करंट की डायरेक्शन देखो पहले, ये मैंने डाउनवर्ड कर दी। तो अब इसकी वजह से डायरेक्शन रिवर्स, पी पर डायरेक्शन क्या होगी? रिवर्स हो जाएगी, उल्टी, आउटसाइड। नॉर्मल टू आउटसाइड। द प्लेन आउटसाइड, पी पर ये डायरेक्शन आ रही है। ठीक है, क्लियर है? सर डायरेक्शन कैसे आई, थंब नीचे Yes, की sir. तरफ होगा। थंब रूल से थंब अब नीचे कर दो। यस सर, फिर पेज के अंदर जाएगा। नहीं भाई, थंब नीचे नहीं, कर दो। बाहर लेफ्ट साइड आएगा। जाएगा पेज के अंदर, तो लेफ्ट ऊपर साइड से जाएगा। सर ऊपर अंदर से बाहर आएगा, ऊपर से ऐसा होगा ना। क्लॉकवाइज हुई ना, तो ये पी पॉइंट पे तो बाहर आ रहा होगा ना, पी पॉइंट पे क्लॉकवाइज है, बाहर आएगा कट करके। ओके सर, यहाँ पे जो अंदर से बाहर हाँ आएगा। टेंजेंट जो है यहाँ पे, ये इस रेडियस के परपेंडिकुलर टेंजेंट बाहर आएगी। अब क्लियर है? यस सर। भाई देखो, इस पूरे जो टॉपिक में ना यही मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट है, ये सर डायरेक्शन का। करंट हमने ऊपर से नीचे क्यों लिया? अरे ये तो एग्जामिनर की चॉइस है, इसलिए लिया है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा अच्छा। इसके लिए हम लड़ सकते हैं, ये बताओ नीचे करंट क्यों है? तो कभी सर नीचे मतलब हुआ? ऐसा कुछ नहीं है ना कि इन्फिनिटी से आएगा? नहीं। नहीं ऐसा, ये क्या, वो करंट नीचे भी हो सकता है, करंट ऊपर भी हो सकता है ना? ओके सर। वो तो जैसा क्वेश्चन में दिया हो, मैंने थोड़ा चेंज करने के लिए ले लिया, सेम रूल कर रहे थे सब में। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन आउटसाइड,
भाई अब बताओ, अब किसी को डाउट बचा क्लास में? आगे चलो। यस सर। यस सर। अब जरा अगला केस देखते हैं। थर्ड केस में देखो जरा। ये मेरा पी पॉइंट है, यहाँ पे एंगल मेरा फाइव बन रहा है, और ये वाला जो एंड है मेरा, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। एक एंड मेरा इन्फिनिटी पे जा रहा है, और एक तरफ मेरा फाइनाइट एंगल गिवन है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है। तो अब मैं जो फाइव वन है, यहाँ पे फाइव वन था, उससे लूंगा 90 डिग्री, सर 5/2। और फाइव टू लूंगा मैं फाइव। तो इसलिए मेरा मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस केस में V0/4 पाई × I/R। और अब करंट की डायरेक्शन मान लो, करंट ऊपर ले लिया मैंने। इनसाइड। हाँ, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो ये आ गया, V0 1 + sin⁵। जो भी वैल्यू होगी वो मैं इसमें पुटअप कर लूंगा, और जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन आ गई, नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड। सर जे कैप में शो करना हो तो इनसाइड के लिए जे कैप होता है कि माइनस जे कैप? नहीं नहीं, वो तो आई जे तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारे इसमें आई जे एक्सिस कहाँ पर है स्क्रीन में, है ना। अगर सपोज मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लूं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, तो मेरा जेड इसके ऊपर आएगा, नॉर्मल टू द प्लेन आउटसाइड। मतलब आउटसाइड पॉजिटिव आएगा। आउटसाइड वाला प्लस के होगा, तो इनसाइड के लिए माइनस के होगा यहाँ पर। तो इसके के हिसाब के कैप होगा ना, जे हाँ कैप के कैप। कैसे? तो ये डायरेक्शन आएगी इसके लिए। सर ये तो Okay, डिपेंड करेगा ना कौन से प्लेन में ये रखा हुआ सिस्टम, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। हाँ कौन बोला ये? सर ध्रुव। ध्रुव, अभी तुम्हारे सामने भाई इस प्लेन के लिए ये एक्स वाई बना तो दिए, नहीं अब सर, इसके वैसे हिसाब से निकालो वैसे तो ना। डिपेंड करेगा ना। हाँ बिल्कुल डिपेंड करेगा। अब मैंने ओके इसीलिए तो सर। इसमें ये एक्स वाई ले लिया, जिससे कि ये एक्स वाई से मैच कर जाए, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये माइनस के हो गया, है ना। ओके सर। और वैसे बिल्कुल डिपेंड करेगा, करंट वाले जो वायर है मेरा वो एक्स वाई जेड में से किस डायरेक्शन में है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके सर। ओके सर। तो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? यस सर। कोई डाउट है तो अभी बोलो। सर ठीक जो है। हमने बी का वेक्टर फॉर्म लिया था उसमें डीएल पे वेक्टर था ना? डीएल वेक्टर था, वो हमने, क्योंकि करंट स्केलर होता है, तो जो लेंथ है उसको वेक्टर बना दिया है। ठीक है। तो सर वो लेंथ की डायरेक्शन हम करंट की डायरेक्शन में ही ले रहे हैं हाँ ना बात? हाँ, लेंथ में जो डायरेक्शन होगी वो करंट की डायरेक्शन, जो उस पॉइंट पे उस एलिमेंट में टेंजेंट, करंट जिधर होगा उस डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस टेंजेंट की डायरेक्शन है वो डीएल की डायरेक्शन। अच्छा। सर तो फिर ओके। अगर हम जनरली देखें तो क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस जे के होता है, लेकिन यहाँ पे हाँ, आई क्रॉस जे माइनस के क्यों आ रहा है फिर? जे क्रॉस आई होता है। यहाँ पे डीएल पहले जे नहीं आ रहा है यहाँ पे। जे ओ क्रॉस आई है। ओके। ओके सर, हो गया माइनस के। हाँ आ रहा है, समझ में आया, है ना। यस सर। हाँ, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई आ रहा है यहाँ पे, इसलिए माइनस के आ रहा है। ठीक है। तो वो तो स्टैंडर्ड रूल है, मतलब गलत होने का चांस ही नहीं है, वो तो हमेशा ठीक ही आएगा, हम हो सकता है गलत लगा रहे हो, है ना। यस सर। तो आज हम यहीं तक करते हैं, बाकी अगली क्लास में। गुड बाय स्टूडेंट्स। गुड सर इवनिंग सर। सर। कंफ्यूजन हो रही है।
गुड बाय। हाँ गुड नाइट सर। गुड नाइट। क्रिस्ट कुछ कह रहा है सर। हाँ कृष्ण बोलो। सर डायरेक्शन में अभी भी कंफ्यूजन हो गई है कि कैसे आएगा। किसमें? सर इनिंग है सर, इसमें करंट ऊपर की तरफ है तो थंब ऊपर की तरफ होगा। करंट ऊपर है, ये ऊपर वाई है ना, ये के वाला मैं वेक्टर से निकाल के दिखाऊं यहाँ पे, ये कह रहे हैं ना हम। यस सर। डीएल और आर जो है वो इससे, आर बाहर की तरफ होता है, इससे शुरू करके पॉइंट पी की तरफ होता है, तो ये जो आर वेक्टर है वो आई वेक्टर है, तो जे क्रॉस आई माइनस के आया। अब ठीक है, ओके सर। सर लेकिन अगर हम उस पे करें थंब रूल से तो कैसे होगा? किससे करें? थंब रूल से? थंब रूल से तो इतनी देर से समझाया मैंने, फिर समझा रहा हूँ। थंब ऊपर, थंब ऊपर, और Yes, ऊपर से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर से, थंब की तरफ से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज आई। यस सर। तो वो जो हॉरिजॉन्टल रिंग बना है, एक हॉरिजॉन्टल रिंग, उस रिंग में देखेंगे तो यहाँ पी पॉइंट पर टेंजेंट अंदर जा रही है, यस सर। तो इनसाइड हो गया। अब आया समझ में? ओके सर। वो जो रिंग के अंदर है उसमें एरो को घुमा देंगे, पी पॉइंट वाला जो एरो है वो किधर जा रहा है? अंदर की तरफ जाएगा ना, यस सर। तो इसलिए इनसाइड हो गई। ओके सर। आज यहीं तक करते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में फिर और प्रैक्टिस करेंगे, कोई बात नहीं, अभी तो बहुत क्वेश्चन करने हैं इसमें। ठीक है, गुड इवनिंग सर। ओके स्टूडेंट, गुड इवनिंग, गुड बाय।